चलो 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 जल्दी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल। वेक्टर फॉर्म का सबसे पहले न्यूमेरिकल करने वाले हैं और उसके बाद यार हम मीडियम का इफेक्ट देखेंगे, कूलम्स लॉ इन मीडियम। बात समझ में? मीडियम चेंज होगा तो कैसे कैसे बातें बदलती हैं, इन सभी पे बातें करने वाले हैं। जल्दी से और पेन निकालो, शुरू करते हैं यार। तो यार सवाल देख क्या है कि यहाँ पर हमारे सामने -4 कूलम चार्ज रखा हुआ है 2,2 पर और 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है 5,6 पर। बात समझ में आई? तो बात यहाँ है कि हमें 2 कूलम पर नेट फोर्स निकालनी है। सवाल कहाँ है हमारा? फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू -4 कूलम। बात समझ में आ गई क्या? तो ये वेक्टर फॉर्म में बात करी जाने वाली है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। तो बहुत ध्यान से सुन, मेरे पास फॉर्मूला क्या था कि अभी अभी जो हम पीछे वीडियो देख के आए हैं, तो यहां पर मैंने इसको B कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया? A कह दिया। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A के लिए वेक्टर फॉर्म में कैसे बात होगी? कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। तो बहुत ध्यान से सुन, यहाँ पे -4 और 2 लिखा जाएगा, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देख, यहाँ पर R वेक्टर था, तो R वेक्टर हमेशा कौन सा लिया जाता है? जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पर निकाल रहे हैं, तो क्या वेक्टर ये वाला लिखा जाना चाहिए? ये वाला वेक्टर मैं यूज करूंगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं? बहुत ध्यान से देख। इसको मैं कहूंगा RBA वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट, RAB वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू B, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम A टू B। तो इसको सॉल्व किया जाए, कैसे होता है? RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 5 - 2 I कैप प्लस 6 - 2 J कैप। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके? 3 I कैप प्लस 4 J कैप। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है बेसिकली R वेक्टर। क्या है ये? R वेक्टर A टू B। इसको ऐसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर तू इसके मैग्नीट्यूड की बात करने लग जाए, RBA वेक्टर यानी कि R वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करने लग जाए, तो कैसे लिखा जाता है? जिनको ये सॉल्व करना आता होगा मैग्नीट्यूड इसका, तो बहुत ध्यान से देखें। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि √25 यानी कि 5 आ गया। बात समझ में आ गई क्या? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर R वेक्टर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? R वेक्टर यानी कि 3 I कैप प्लस 4 J कैप। बात समझ में आई? और यहाँ पर क्या आएगा? क्यूब आएगा। किसका क्यूब आएगा? मैग्नीट्यूड का क्यूब आएगा, यानी कि 5 का क्यूब। ले, ये रहा तेरा सवाल। बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरह के सवाल अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए हों तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। अगर यहीं पर तेरे से मैं दूसरा सवाल भी तुझे करवाता हूं अगर कोई तेरे से पूछ ले कि फोर्स ऑन 4 कूलम ड्यू टू -2 कूलम, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो यार उसके अंदर मैंने इस पर बात की थी कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो अगर आपने FBA वेक्टर निकाल लिया और अभी आपसे किसी ने FAB वेक्टर पूछ लिया, तो जो ये आएगा सॉल्व करके, उसी को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती हैं फोर्सेस दोनों, बस डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। बात समझ में आ गई क्या? बस ऐसे, ठीक है या ऐसे, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। दूसरी बात, हम चार्ज को माइनस के साथ पुट करते हैं। देख, मैंने डायरेक्शन तो ये कंसीडर करी, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या ये अट्रैक्टिव होगा? तो क्या ये वाला माइनस साइन जाके वहाँ मल्टीप्लाई होगा? तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, अगर तू ध्यान से देखे कि -4, अब ये माइनस मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 I कैप प्लस 4 J कैप और डिवाइडेड बाय 125। तो ये -3 I कैप -4 J कैप। तो ये है आपका फाइनल आंसर। और कोई ये पूछ ले तो जो भी आया इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? चल, अब जल्दी से हम देखने जा रहे हैं, पॉज करके कॉपी करना कॉपी कर ले। अब जल्दी से देख हम क्या देखने जा रहे हैं। मीडियम, कूलम्स लॉ इन मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कूलम्बिक फोर्स यानी कि इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल वो मीडियम पे डिपेंड करती है। क्या वो हवा में रखे हुए हैं, या वो किसी पानी में रखे हुए हैं, या वो किसी तेल में रखे हुए हैं, मतलब सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस है, या तो हवा में सेपरेट हुए हों, या वाटर में सेपरेट हुए हों, या किसी और मिट्टी के तेल में सेपरेट हुए हों, या रिफाइंड में हों। तो इन सब चीज़ों में मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है। या कोई बीच में बेकलाइट आ जाए, समझ में आया क्या, कोई अमॉर्फस सब्सटेंस आ जाए, तो कैसे इंटरेक्शन फोर्स पर फर्क पड़ता है। तो बहुत ध्यान से देखो कि यार हमने ये देखा कि ये कोई Q1 चार्ज है। क्या है ये, कोई Q1 चार्ज, और ये कोई है यहाँ पर R डिस्टेंस दूर Q2 चार्ज, और इनको R डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। बात समझ में आ गई है। फिलहाल यहाँ पर एयर है, फिलहाल यहाँ पर क्या है, एयर है। तो हमने इसके लिए जो फॉर्मूला देखा था फोर्स का, वो क्या देखा था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस K की एयर या वैक्यूम के लिए वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बस वैल्यू लिख रहा हूँ। फॉर एयर फ्री स्पेस और वैक्यूम। बात समझ में आ गई क्या। लेकिन अगर एयर या वैक्यूम ना हो, कोई और सा मीडियम आ जाए तो क्या होगा। बात समझ में आई क्या। तो फिलहाल मैं जो जिसकी बात कर रहा था, ये इंट्रैक्शन फोर्स है। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कह दो, या फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कह दो। लेकिन मान लो कि यहां पर हमने कोई मीडियम रख दिया। ये तो कब की बात थी, when air is present, air, free space और vacuum। समझ में आ गया, एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। बात समझ में आ गई क्या। यह तो ऐसा हो, लेकिन अगर यहां पर मैंने कोई मीडियम रख दिया, कोई मीडियम रख दिया जो एयर नहीं है, अब कुछ और है। बात समझ में आ गई क्या, एयर नहीं है कुछ और है। दिख रहा होगा यार ये यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसे मैंने मीडियम रख दिया। बात समझ में आई क्या। तो अब बात सुनो क्या फर्क पड़ता है। अब जो नेट फोर्स आएगी 2 पर, अब जो नेट फोर्स आएगी 2 पर, F नेट ऑन 2, वो 2 की वजह से आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, F ऑन 2, F ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है। अब एक और फोर्स का इफेक्ट रहेगा, F ऑन Q2 ड्यू टू इंडक्शन इन मीडियम। ड्यू टू इंडक्शन इन मीडियम मतलब मीडियम के अंदर कुछ इंडक्शन होगा, मीडियम के अंदर आती प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। बात समझ में आई। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वहां पर k की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने देख ली ये वाली वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम यूज होगा, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज होगी। तो इसके अंदर ये दोनों ही इफेक्ट्स आ जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। बात समझ में आई आपको। ये वाला इफेक्ट भी आ जाएगा और ये वाला इफेक्ट भी आ जाएगा। अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह, जो कि फ्री स्पेस के लिए यूज होता है, मैं यहाँ एप्सिलॉन एम यूज कर लूंगा। बात समझ में आ गई क्या। तो बहुत ध्यान से सुनो आगे भी। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम जानते हैं, वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर वहां पर फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम ना हो तो एप्सिलॉन एम यूज करेंगे, जैसा कि भी हमने कहा। तो ये क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना। इस बात को कैसे समझा जाए कि एप्सिलॉन एम क्या हो। तो बहुत सिंपल सी है कि यार
मैंने एप्सिलॉन नॉट को रेफरेंस माना है। अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने बताया कि एप्सिलॉन नॉट को रेफरेंस मान लिया है। क्या मान लिया है? रेफरेंस मान लिया है। बात समझ में आ गई क्या? रेफरेंस माना इसलिए ताकि इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी परमिटिविटी डिफाइन कर सकें। जैसे कि यार बात सुन बहुत ध्यान से, क्लास में मैंने टेस्ट लिया और बहुत सारे बच्चों के नंबर अलग अलग आए, लेकिन मैंने 10 को रेफरेंस मान लिया, 10 को एक रेफरेंस नंबर मान लिया। अब किसी भी बच्चे के मार्क्स डिफाइन करने हुए मैं एक फैक्टर से डिफाइन करता हूं, यानी मैंने कहा ट्वाइस, मैंने कहा 2.5 टाइम्स, ठीक है। मैं अब वो नंबर देने के बजाय मैं वो फैक्टर बता रहा हूं। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई बात? तो मैंने कहा 2, तो समझ में आना चाहिए कि यार इस बच्चे के लिए अगर रिलेटिव फैक्टर 2 है तो नंबर इसके 20 होने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या? मैंने कहा 0.75, तो समझ में आ गया कि 10 से जब 0.75 को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 7.5 नंबर 7.5। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को डिफाइन करने के लिए रिलेटिव फैक्टर बना दिया एप्सिलॉन एम, और यहाँ पर मैंने एक वो फैक्टर लिखा कि जिसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करूं तो मीडियम की परमिटिविटी मिल जाए। तो इसको मैं क्या कहता हूं? रिलेटिव फैक्टर। समझ में आया क्या? तो अब एप्सिलॉन एम की जगह मैं इस एप्सिलॉन नॉट और उस रिलेटिव फैक्टर को लिख दूंगा। बात समझ में आ गई क्या? और अगर इस रिलेटिव फैक्टर को मैं यहाँ पर लिखा रहने दूं तो एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इस रिलेटिव फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर भी एप्सिलॉन परमिटिविटी, नीचे भी एप्सिलॉन परमिटिविटी, बस ये मीडियम की है और ये किसकी है? फ्री स्पेस की। तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो ऊपर वाले की यूनिट नीचे वाले की यूनिट को कैंसिल कर देगा, तो इसकी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होगी। और इस रिलेटिव फैक्टर को ना मैंने नाम दिया, एक अच्छा खासा नाम दिया, और वो नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसका सिंबल है, बहुत ध्यान से देखना, वैसे ही बनाना है, बस साथ में स्मॉल आर लगा दो। क्या लगा दो? स्मॉल आर। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है वो रिलेटिव फैक्टर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आई बात? तो ध्यान से देखो, ये एप्सिलॉन आर वाटर के लिए कितना कहा जाता है? बहुत ध्यान से सुनो, वाटर के केस में इसकी वैल्यू होती है 81। वाटर के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 81। एप्सिलॉन आर अगर मैं एयर के लिए डिफाइन करूं, सर एयर के लिए तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन ऑफ एयर डिस्कस करूं तो वो एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। मैं अगर एयर के लिए डिफाइन करूं तो एप्सिलॉन आर फॉर एयर कितना होना पड़ेगा? 1, क्योंकि वो एप्सिलॉन नॉट के ही इक्वल है। तो एप्सिलॉन आर फॉर एयर क्या हो जाता है? 1। लेकिन एप्सिलॉन आर माइका के लिए बात करोगे तो किसकी इक्वल रहती है? 5 से 7 के बीच रहती है, 5 या 6 के आसपास रहती है। बात समझ में आ गई क्या? और देखिए तेरी स्क्रीन पर एक पिक्चर आई क्या, इसके अंदर ये सबकी रिलेटिव परमिटिविटी लिखी हुई है। बात समझ में आ गई क्या? बेकलाइट की, इसकी, उसकी, देख कितों की लिखी हुई है। तो यार हमारा कूलम्स लॉ कैसे चेंज होगा? बहुत ध्यान से सुन। तो कूलम्स लॉ में चल मान लेते हैं कि हम वाटर की बात कर रहे हैं। हमने दो चार्जेस को पहले हवा में रखा, लेकिन अभी हम उसको कहाँ रख रहे हैं? वाटर में रख रहे हैं। तो अगर हमने वाटर में रख दिया हवा में, तो अगर ये हवा है, Q1 है, Q2 है और R डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो कितनी आएगी? Q1, या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो चाहे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, K_Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यानी अगर मैं K को थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। लेकिन अगर इन्हीं दो चार्ज को उठाकर
मैं यहाँ पर वाटर में रख दूँ, किसको कहाँ रख दूँ, वाटर में, और सेम डिस्टेंस से सेपरेट कर दूँ। ये फिर वही है, Q1 है, Q2 है। और आपको ये बता दिया गया है कि एप्सिलॉन आर फॉर वाटर, एप्सिलॉन आर फॉर वाटर कितना होता है, 81। तो यहाँ पर अब जो फोर्स कैलकुलेट करोगे आप, आइदर ऑन 2 ड्यू टू 1 और ऑन 1 ड्यू टू 2, वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहीं रहेगा, एप्सिलॉन आर और आ जाएगा साथ में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन एयर थी। ये क्या थी, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन एयर, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन एयर। और ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कहाँ है, वाटर के केस में। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर किसी बच्चे की नज़र थोड़ी सी तेज हो तो वो क्या कह सकता है कि सर ये वाला तो ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, बस साथ में एक और आ गया, वो है एप्सिलॉन आर। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन एयर, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। समझ में आएगा? और ये एप्सिलॉन आर किसका, वाटर का, क्योंकि वाटर की बात चल रही है। तो वाटर की अगर बात चल रही है तो एप्सिलॉन आर किसका लिखा जाएगा, वाटर का ही लिखा जाएगा। तो मुझे एक बात थोड़ी सी सोच के बता कि हवा में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम आएगी या पानी में कम आएगी? देख, जब हवा में है तो KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और जब पानी में चली गई तो यार एप्सिलॉन आर से डिवाइड और हो रहा है, और एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर अभी हमने यहाँ पे लिखा था कितना था, 81। तो F फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन वाटर, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन वाटर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एयर डिवाइड बाय 81। तो 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो जाती है मीडियम में, एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। ये बात तू नोट मार के लिखेगा फटाफट से कि यार 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। अगर किसी और मीडियम की बात चल रही हो, किसी और मीडियम को दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया जाए तो एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर 81 टाइम्स रिड्यूस हो गई, तो इसीलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वो कैसे कि अगर हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात करें, हम बात करें एयर में, इनके बीच में क्या है, एयर है, तो तब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मान ले कि F0 है। बात समझ में आई कि इसने इसको अपनी तरफ और इसने इसको अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींच रखा है, F0 ने। लेकिन मैं इसके बीच में क्या डाल दूं, पानी डाल दूं, तो यहाँ पे तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। कैसी फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, नमक ही है ना यार ये। लेकिन जैसे ही तो इसको पानी में घोल देता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अब दूर दूर चले जाते हैं। ले मैं थोड़ा सा दूर बना के दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा दूर दूर चले जाते हैं। और दूर दूर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनके बीच की जो फोर्स है वो 81 टाइम्स रिड्यूस हो गई। बात समझ में आ गई क्या? वो जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो 81 टाइम्स रिड्यूस हो गए, तो इसीलिए वो अलग अलग हो जाते हैं और घुल जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? Na पॉजिटिव और Cl माइनस अलग अलग हो जाते हैं, कब, वाटर फॉर्म में, तो इसीलिए वहाँ पर वो सॉल्यूबल है और अलग अलग हो जाता है। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो किसी मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अभी आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि मीडियम, किसी मीडियम में जाने पर सारे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एप्सिलॉन आर फैक्टर से रिड्यूस हो जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से, मैं रब करने वाला हूं। तो यहां पर हमने अभी रिलेटिव परमिटिविटी के डिस्कशन में दो फॉर्म देखी है, एक एप्सिलॉन m देखी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर एयर और वैक्यूम के लिए कितना हो जाएगा, 1 फॉर वैक्यूम। सुन 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 सुन, फॉर एयर और वैक्यूम में क्या है 1, वाटर के लिए क्या है 81, माइका के लिए मैंने बताई 5 या 7 के बीच में होती है, और तुझे एक पिक भी दिखा दी, ठीक है। दूसरी बात सुन 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 सुन, ये एफ ऑफ मीडियम की अगर बात कर रहे हैं, इधर देख, अगर मीडियम में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो एयर में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन थी उसको एप्सिलॉन आर मीडियम से, एप्सिलॉन आर ऑफ मीडियम से डिवाइड कर दे। शर्त ये है कि दोनों चार्ज चेंज नहीं होने चाहिए, उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो एप्सिलॉन आर को यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बाबा ये रेशियो है मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी का और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस का। यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं एप्सिलॉन आर को, किसी मीडियम के एप्सिलॉन आर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उन दो चार्जेस के बीच में हवा में थी, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उन दो चार्जेस के बीच में हवा में थी, वही उसका रेशियो उन दो चार्जेस के बीच में जबकि वो मीडियम में रखे हुए हैं। बात समझ में आ गई क्या? रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस when placed in air with respect to the force of interaction between the same two charges separated by same distance in that medium। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं कि Q1 और Q2 को एक बार हवा में रखा, यहाँ पे क्या है? एयर है। यहाँ पे क्या है? एयर है। अब जो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगी, जो भी आएगी, वो एफ ऑफ एयर है। समझ में आई क्या? और जब मैं इन दो सेम चार्ज Q1 और Q2 को किसी मीडियम में ले जाके रखूँ, सेम डिस्टेंस से सेपरेट हुए हों, यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर क्या है? मीडियम है कोई दूसरा, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वाली फोर्स, तो इन दोनों फोर्स का रेशियो एप्सिलॉन आर कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये दोनों ही डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएंगी। बात समझ में आई आपको? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूँ। बात समझ में आई? ठीक है, तब तक के लिए मज़े करो, खुश रहो। सी यू सून, बाय बाय, एंजॉय। कितनी देर की बनी है?